राजभाषा अधिकारी या फिर अनुवादक की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें ट्रांसलेशन का अहम रोल होता है, इसलिए आपकी ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा पकड़ होनी चाहिए। और आईबीपीएस एसओ राजभाषा की बात करें तो यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा इसका मेन रोल होता है ट्रांसलेशन का, क्योंकि 2 क्वेश्चन जो होते हैं पैराग्राफ आधारित जो होते हैं वहां पर आपको ट्रांसलेशन जरूर करना होगा। यानी पूरा जो मेंस की परीक्षा होती है एक तरीके से वो ट्रांसलेशन पर ही बेस्ड है, क्योंकि 45 प्रश्न में से वो आपके ट्रांसलेशन ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, चाहे वो शब्दों की ट्रांसलेशन हो, वाक्यों की ट्रांसलेशन हो या फिर आपका पैराग्राफ ट्रांसलेशन हो। तो इसमें आपके वाक्य और शब्दों के ट्रांसलेशन होते हैं और दूसरा जो 2 प्रश्न होते हैं उसमें आपके पैराग्राफ आधारित ट्रांसलेशन होते हैं। और यदि आप आईबीपीएस एसओ राजभाषा 2023-24 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ट्रांसलेशन के साथ साथ टाइपिंग पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये 2 प्रश्न जो होते हैं पैराग्राफ बेस्ड वो अनुवाद तो करना ही होता है, अनुवाद में आपकी पकड़ होनी ही चाहिए, लेकिन वो अनुवाद आपको टाइपिंग के द्वारा ही करना पड़ेगा। तो हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग जो होती है उसमें भी आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग वाक्य अनुवाद देखेंगे कि वाक्य अनुवाद किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले अनुवाद करते समय हमें दिया गया जो वाक्य होगा उसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। इसके बाद उस वाक्य में जो दिए गए शब्द हैं उनके हिंदी या अंग्रेजी पर्याय भी आपको पता होना चाहिए। और अनुवाद करते समय बेसिक चीजों का कुछ ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको टेंस का ज्ञान होना चाहिए कि वाक्य किस काल में दिया गया है, उसी वाक्य में यानी स्रोत भाषा का जो प्रश्न होगा, जो वाक्य होगा या फिर पैराग्राफ होगा, उसको लक्ष्य भाषा में ट्रांसलेशन करते समय आपको उसी टेंस का यूज करना होता है। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के सेंटेंस फॉर्मेशन है या फिर उसका स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हिंदी में जो वाक्य बनते हैं वो उनका जो संरचना होती है वो अलग तरीके से होती है। सबसे पहले कर्ता होता है तो लास्ट में क्रिया होती है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में जो सेंटेंस फॉर्मेशन होते हैं वो कुछ अलग होते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद आपका तुरंत वर्ब आ जाती है, लास्ट में आपकी क्रिया नहीं कर्म आपका होता है। तो इस प्रकार से स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसका ज्ञान होना चाहिए। टेंस कौन सा लगा है उसी टेंस में ही आपको ट्रांसलेशन करना चाहिए। वॉइस की भी आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कई बार सेंटेंस जो होता है वो एक्टिव या पैसिव में से हो सकता है। तो यदि पैसिव में वो सेंटेंस बना है तो कोशिश करना चाहिए कि ट्रांसलेशन भी उसी वॉइस में होना चाहिए, यानी पैसिव ही बनाना चाहिए, एक्टिव में ना बनाए आप। तो कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। और वाक्य यहाँ पर देखते हैं कि वाक्य क्या है। वाक्य है, प्राचीन काल के दौरान भारत ने साहित्य कला, वास्तुकला और वैज्ञानिक ज्ञान के क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल किया है। अब आईबीपीएस एसओ में जो वाक्य ट्रांसलेशन पूछा जाता है तो एक वाक्य देकर यानी हिंदी या अंग्रेजी का वाक्य देकर उसके 5 विकल्प दिए जाते हैं। उन 5 विकल्प में से आपको छांटना होता है, लेकिन उस वाक्य में जो आपको ट्रांसलेशन करना है उसके लिए आपको निर्देश को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार उन 5 विकल्प में से जो सही अनुवाद है उसको छांटना होता है और कई बार ऐसा लिखा होता है कि जो सही अनुवाद नहीं है उसकी पहचान करिए। तो आपको इस नहीं वाले शब्द को भी याद रखना चाहिए कि नहीं बताना है, यानी गलत वाला सिलेक्ट करना है या फिर सही वाले को सिलेक्ट करना है। तो विकल्प को ध्यान से पढ़ें और उसमें कौन सा टेंस है, किस प्रकार की वर्ब लगी हुई है, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर हम जो आज ट्रांसलेशन करने वाले हैं उसके विकल्प नहीं दिए हैं, सिर्फ एक वाक्य दिया हुआ है और उसको किस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है वो देखना है। क्योंकि जब आपके सामने विकल्प होंगे तो उनमें से पहचान करना आसान होता है, लेकिन सिर्फ आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाए और उसका ट्रांसलेशन करने के लिए कह दिया जाए तो वो काफी मुश्किल होता है। तो यदि आपको ट्रांसलेशन आ जाता है करना तो आप विकल्प में से तो आसानी से पहचान कर ही लेंगे। तो यहाँ पर देखो वाक्य है, प्राचीन काल के दौरान भारत ने साहित्य कला, वास्तुकला और वैज्ञानिक ज्ञान के क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल किया है। तो सबसे पहले वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ने के बाद वहां पर नोटिस करेंगे कि हमारा वाक्य किस
टेंस का है या किस काल का है। दूसरी बात है वहां पर जो कुछ मेन शब्द होंगे उनकी अंग्रेजी या हिंदी का पर्याय आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो शब्द हैं इसमें कोई ऐसी मुश्किल शब्द नहीं है जो आपको ना पता हो। जैसे साहित्य है, लिटरेचर हो गया, कला है तो आर्ट हो गया, वास्तुकला का मतलब होता है आर्किटेक्चर। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर शब्दावली में आपकी पकड़ मजबूत है तो ये आसानी से शब्दों का ज्ञान आपको होता ही है। वैज्ञानिक का मतलब होता है साइंटिफिक होता है। और हासिल करने का मतलब क्या होता है, गेन करना, अचीव करना, रिसीव करना, ये सारे आपके इस तरीके के मीनिंग हो जाएंगे। तो विकल्प में कौन सा शब्द दिया हुआ है, किस प्रकार का टेंस लगा हुआ है, वो आसानी से आपको छांटना होगा। और सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे हिंदी का, तो हिंदी में जो सेंटेंस है वो आपका अलग हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी में सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है। यानी सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कि उस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको जिस टेंस का वो वाक्य होगा उस टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, फिर आपको वर्ब लगाना होता है और फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना होता है, प्लस अदर वर्ड्स होते हैं। यानी जो अगर सेंटेंस लंबा है तो उसमें कई सारे और शब्द होंगे, वो आपको बाद में यूज करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो हासिल किया, अब हासिल किया यानी क्रिया को करने वाला ही कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है। तो किसने हासिल किया, किसने हासिल किया, भारत ने। तो भारत ने यानी भारत यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि इंडिया, इसको इंडिया लिख दिया। इसके बाद इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद क्या करना होता है, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ पर देखो हासिल किया है, आप जब टेंस पढ़ते हैं तो आपको पता है कि किया है, चुका है, ये सब क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, हैज या फिर हैव होता है। और प्लस यहाँ पर वर्ब की क्या होती है, थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है यहाँ पर। तो अब हासिल किया है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर इंडिया सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए हम हैज और हैव में से हैज लगाएंगे और प्लूरल के लिए हैव का यूज करते हैं, तो इंडिया हैज। अब मेन वर्ब हमारी क्या है, मुख्य क्रिया क्या है, हासिल करना। तो हासिल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, अचीव, और थर्ड फॉर्म है तो अचीव्ड, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिख दिया है। अब क्या अचीव किया है, यानी आपको ऑब्जेक्ट आना चाहिए, किस चीज को अचीव किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साहित्य, कला, वास्तुकला और वैज्ञानिक ज्ञान के क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल किया, यानी बहुत कुछ। तो अ लॉट। अब अदर वर्ड्स में कहां पर आएगा कि कहां पर हासिल किया है। देखो हिंदी का जो सेंटेंस होता है वो इस तरीके से आपका सब्जेक्ट और फिर इस तरीके से चलता है, लेकिन जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट के बाद ना ये हिंदी से उल्टा तरफ चलता है। जैसे हमने सब्जेक्ट तो ले लिया, सब्जेक्ट के बाद हमारा हासिल किया है। अब देखो यहाँ पर किया है के लिए हमने यहाँ पर हैज का यूज किया है, फिर हासिल किया है तो अचीव्ड हो गया। इसके बाद बहुत कुछ, फिर लॉट लिखा है, यानी इस तरीके से आपका घूम के चलता है इंग्लिश में ट्रांसलेशन। तो अब देखो किस क्षेत्र में, तो इन द फील्ड, इन द फील्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इन द फील्ड, अब किस फील्ड में, तो साहित्य यानी लिटरेचर, कला, कॉमा लगा के हम लिखेंगे कला यानी आर्ट, और फिर आर्किटेक्चर है तो यहाँ पर भी कॉमा लगा के लिखेंगे आर्किटेक्चर। और इसके बाद फिर क्या है, और के लिए हम इंग्लिश में लगाएंगे एंड वैज्ञानिक ज्ञान, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा साइंटिफिक, तो SCIENTIFIC, साइंटिफिक नॉलेज। ये हमारा यहाँ तक का सेंटेंस हो गया। इसके बाद अब हमारा कितना सेंटेंस बचा हुआ है, प्राचीन काल के दौरान, तो उल्टा ये भी चलेंगे इसमें। तो दौरान के लिए ड्यूरिंग और प्राचीन काल के लिए ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन इस वाक्य का होगा कि इंडिया हैज अचीव्ड अ लॉट इन द फील्ड ऑफ, यहाँ पर ऑफ होगा, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड साइंटिफिक नॉलेज ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड। अब विकल्प में अगर इस तरीके से कोई भी ऑप्शन है तो आप उसको छांट सकते हैं। तो इस तरीके से हमें हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना होता है। तो अब यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो हम यहाँ पर
देखेंगे जो टाइपिंग के द्वारा यहाँ पर दिया हुआ है। अभी हमने समझा कि किस तरीके से यहाँ पर सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, तो आपने देख लिया। अब दिए गए विकल्प में आसानी से पहचान कर सकते हैं, तो हमारा सही सेंटेंस जो ट्रांसलेट होगा वो हो जाएगा, इंडिया हैज अचीव्ड अ लॉट इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड साइंटिफिक नॉलेज ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड। अगला लेंगे, इसी तरीके से करेंगे, लोग अन्य तरीकों से भी देश के शासन को प्रभावित करते हैं और योगदान करते हैं। अब इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे पहले हमें इस दिए गए सेंटेंस में ढूंढना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन है, यानी कौन प्रभावित करता है, कौन योगदान करता है। तो लोग करते हैं, तो लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, यानी वर्ब हमको लगाना होगा, तो वर्ब दूसरे नंबर में आ जाएगी, प्रभावित करते हैं, और दो यहाँ पर वर्ब है तो तीसरे नंबर में इसको होगा, एंड के द्वारा इसको जोड़ देंगे। और इसके बाद फिर उसी तरीके से बिल्कुल पीछे की तरफ चलेंगे कि किसको प्रभावित किया है, टू गवर्नमेंट, और फिर इस तरीके से ऐसे करके हम इसको चलेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अब यहाँ पर लगाते हैं लोग, यानी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा पीपल। फिर क्या करते, पीपल क्या करते, प्रभावित करते हैं, तो इन्फ्लुएंस। अब प्रभावित करते हैं, ये आपका करते हैं, ता है, ती है, ते है, किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में। और उसमें जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है तो वहां पर हम वर्ब में ही एस या ईएस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीपल, और प्रभावित करने का क्या हो जाएगा, इम्प्रेस करना, इन्फ्लुएंस करना, तो यहाँ पर इसको हम लगा देंगे इन्फ्लुएंस। और क्या करते हैं, दो वर्ब है हमारे पास, तो दूसरे नंबर में हमने इसको यूज कर लिया, और तीसरे नंबर में क्या करना है, योगदान करते हैं। योगदान करने का मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं, तो एंड कंट्रीब्यूट किसको करते हैं, देश के शासन को, टू द गवर्नमेंट यानी शासन को, और किसके शासन को, ऑफ द कंट्री, कंट्री के, तो यहाँ पर कंट्री लिख दिया जाएगा। इसके बाद किस तरीके से, अन्य तरीकों से भी, तो इन अदर वेज, तरीके हो गए, टू, टू क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, people influence and contribute to the government of the country in other ways too। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, वो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर गवर्नेंस लिखा है, गवर्नेंस भी कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, शासन और सरकार के लिए, तो उसमें कोई इतना वो नहीं है। जिस तरीके से विकल्प आपके सामने आएंगे उसी तरीके से आपको वो सेंटेंस को छांटना है। अब अगला सेंटेंस भी देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है कि अंग्रेजी वाक्य का सही हिंदी अनुवाद वाला कौन सा विकल्प यहाँ पर है, तो विकल्प नहीं है, सिर्फ हम ऐसे ही देखेंगे यहाँ पर। तो वाक्य देखते हैं क्या है, एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज and the lack of suitable employment opportunities, there are a large number of poor people in our society। तो सेंटेंस अगर बड़ा है तो आपको ध्यान रखना है कि जो वहां पर कंजंक्शन यूज हो रहे हैं या फिर जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इस तरीके से कुछ सेंटेंस में चिन्ह लगे होते हैं उनको ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पर कॉमा लगा है, यानी कि यहाँ से एक क्लॉज अलग है, यानी एक सेंटेंस इधर वाला अलग है और ये वाला सेंटेंस जो है वो अलग होगा। तो यहाँ से हम अलग बना सकते हैं और इसको अलग बना सकते हैं। तो सबसे पहले एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज, तो इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है, असमानता, और IS लगा हुआ है यानी प्लूरल में है तो असमानताएं हो जाएगा। इसके बाद लैक ऑफ सुटेबल, सुटेबल का मतलब क्या होता है, उपयुक्त, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, ये हमें पता होने चाहिए। जब हम शब्दावली तैयार करेंगे तो ऑब्वियसली हमें ये शब्दों का अर्थ पता होगा। इसके बाद अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर। अब बनाते हैं इसको, एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज, तो यहां तक हम इसको ट्रांसलेट करें, एज अ रिजल्ट ऑफ यानी रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, सोशल इनइक्वालिटीज, सोशल का मतलब यहाँ पर सामाजिक, तो सामाजिक असमानताओं के परिणाम स्वरूप हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामाजिक असमानताओं के परिणाम स्वरूप। इतना कर लिया हमने इसको ट्रांसलेट। इसके बाद एंड और लगा दिया, जोड़ दिया इसको। अब किसमें करना है ट्रांसलेट हमें, द लैक ऑफ सुटेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पर उपयुक्त रोजगार के अवसर
और प्लूरल में है तो इसको हम अवसरों भी कर सकते हैं, अवसरों के कमी के कारण, कमी के कारण। ठीक है। अब है देयर आर, अब यहां से कॉमा अलग है, अब इसको इतना ट्रांसलेट कर लेंगे, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल इन अवर सोसाइटी। एक बड़ी संख्या में, एक बड़ी संख्या में पुअर पीपल हैं तो गरीब लोग हैं हमारे समाज में। इस तरीके से इसको हमने ट्रांसलेट किया, हमारे समाज में। अब इसको ठीक से कर लेंगे सेंटेंस को, ये भी लिख सकते हैं कि हमारे समाज में एक बड़ी संख्या में गरीब लोग हैं। यानी सेंटेंस जिस तरीके से बनेगा सही उपयुक्त तो उस तरीके से अरेंज कर सकते हैं इसको। और जो विकल्प में आप देखेंगे जो सही विकल्प होगा उसको छांट लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा कि सामाजिक असमानताओं के परिणाम स्वरूप और उपयुक्त रोजगार के अवसरों की कमी के कारण हमारे समाज में बड़ी संख्या के गरीब लोग हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होता है वो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले, ट्रांसलेशन के पहले आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, यानी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि किस टेंस का वाक्य है। शब्दावली में आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर शब्दों में अटक गए तो फिर ट्रांसलेशन आप नहीं कर पाएंगे। तो शब्दावली आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और अंग्रेजी ग्रामर और हिंदी व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार से वहां पर सही और शुद्ध रूप प्रयोग होता है किसी भी वाक्य को बनाते समय। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और ट्रांसलेशन जब आप कर सकते हैं तो दिए गए विकल्प में आसानी से आप पहचान भी कर सकेंगे। और यदि आपने IBPS SO का फॉर्म भरा है इस बार तो आपको ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। लेकिन ट्रांसलेशन में करने से पहले आपको फर्स्ट पेपर की भी तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। IBPS SO राजभाषा की तैयारी अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं और iExamB के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको इस कोर्स में इस टाइम पे 45% की छूट दी जा रही है। आप इसमें एनरोल करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आपको कोड यूज करना पड़ेगा IBPS 45। iExamB के द्वारा लास्ट ईयर बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इस कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार के डाउट हो या किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आपको इस नंबर पर कॉल करना पड़ेगा। नंबर है 9205524028 या फिर हमें मेल लिख सकते हैं।